वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपके सामने लेके आई हूँ 1 जुलाई से 7 जुलाई के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सीरीज हमारी हमेशा हर वीक आ रही है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बहुत से बच्चों के ये कमेंट्स आते हैं, डाउट्स रहते हैं कि हम वीकली देखें, मंथली देखें। तो देखिए, वीकली आपको पूरे हफ्ते में एक बार देखना होता है। तो आप सभी लोग वीकली करंट अफेयर्स को फॉलो करिए, साथ ही साथ जो हमारी मंथली आती है उसको भी फॉलो कीजिए ताकि आपकी वीकली के बाद मंथली में सारी रिविजन हो जाए। और अगर आप सभी लोग प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरएएस, इन सब के लिए, तो आप लोगों से मेरा एक सजेशन है कि आप सब लोग मेरे डेली करंट अफेयर्स को भी देखें, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही एक और चैनल है जिसका नाम है ओनली करंट अफेयर्स। उसमें जाकर के आप डेली करंट अफेयर्स को भी देख सकते हैं, जिसमें आप सभी लोग डेली की इंपॉर्टेंट न्यूज, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी जितना जितना इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं वो सब कुछ कवर कर सकते हैं और ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका एक भी करंट अफेयर मिस ना हो, क्योंकि डेली भी कवर कर रहे हो, वीकली भी कर रहे हो, मंथली भी कर रहे हो। तो इससे आप सभी का जितना भी करंट अफेयर्स है उसका एक भी पोर्शन छूटेगा। सारी की सारी चीजें आपकी कवर हो सकती हैं अगर आप ये पूरा रूटीन को फॉलो करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप में से किसी को भी इस पूरे की पीडीएफ चाहिए तो वो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके सारी पीडीएफ को ले सकता है। जो भी आपको पीडीएफ, जितना भी मटेरियल कुछ भी चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। वीडियो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल फ्री है आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट दिनों से शुरुआत करते हैं, जैसे कि सबसे पहला दिवस है 1 जुलाई को मनाया जाने वाला, जिसका नाम है कैनेडा डे। कैनेडा डे जो है वो हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके पीछे का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो भाई, संडे के दिन ये जो है कैनेडिया एक हॉलीडे है, जिसमें यहाँ पर जो आज के समय का कनाडा है, यूनाइटेड कनाडास, नोवा स्कॉशिया और न्यू ब्रंसविक, इन तीनों को मिला करके कनाडा का बनाया गया था। और इस दिन इनको ब्रिटिशर्स से आजादी मिली थी, जो कि 1 जुलाई 1867 को होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो एक दिवस है वो मनाया जाता है, जिसको कई बार हम लोग डोमिनियन डे के रूप में भी जानते हैं। तो इस प्रकार से इस चीज को याद रखिएगा। पूरी कंट्री में या जितने भी कैनेडियंस वहां पे रहते हैं वो सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं, जैसे कि सिटीजनशिप के ऊपर मनाए जाते हैं, फेस्टिवल मनाया जाता है, बारबेक्यू शोज किए जाते हैं, फायरवर्क्स, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स और कैनेडियन हेरिटेज दिखाया जाता है और बहुत सारी सेलिब्रेशन जो है वो की जाती है। तो इस प्रकार से एक दिवस है, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। 1 जुलाई को जो है यहाँ पर पोस्टल वर्कर्स डे भी मनाया जाता है। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, जितने भी पोस्टल वर्कर्स हैं यहाँ पर, डाक कर्मचारी हैं, उनको डेडिकेट करके ये एक और दिवस मनाया जाता है, जिसमें पोस्टल की क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि पहले देखो, आज के समय में इंटरनेट है पर पहले तो इंटरनेट नहीं था ना। तो पहले के समय में जो टेली कम्युनिकेशन है, पीपल जो है वो सिर्फ पोस्टल सर्विसेज पे ही रिलाई करते थे। तो वहां से ये दिवस को 1997 से मनाने में शुरू किया गया है और तब से ये दिवस जो है फिर वो चलता आ रहा है, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। बहुत से लोग जो है आज भी यहाँ पर पोस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं सीए डे, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है उनका एक दिवस मनाया जाता है सीए डे के रूप में। तो इस दिन सीए डे जो है ये क्यों मनाया जाता है 1 जुलाई को, क्योंकि इस दिन जो है आईसीएआई जो है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि सारे अकाउंट्स का एग्जाम जो है भारत में वो कंडक्ट कराती है, तो उसी के रिस्पेक्ट में इस पूरे दिवस की स्थापना जो है वो की गई है। और इस दिन जो है ये पूरा एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही पॉपुलर दिवस है ये, सभी लोग मेरे हिसाब से पहले से ही इस चीज को जानते होंगे। 1949 से ये चलता आ रहा है और ये एक एक्ट के तहत बनाए गए थे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। उसके बाद आता है 1 जुलाई को ही किसका दिन मनाया जाता है, डॉक्टर्स दिवस। अब डॉक्टर्स दिवस जो है इस बार मनाया गया था
सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स करके उसका थीम रखा गया था। अब ये जो डॉक्टर्स डे है ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा भाई, कुछ तो होता ही होगा जो इस दिन मनाया गया है। तो इस दिन जो है वो एक फिजिशियन है जो कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, जिनका नाम है बिधान चंद्र रॉय। इनका आता है बर्थडे, इसलिए उस दिन हम क्या मनाते हैं, डॉक्टर्स डे। बिधान चंद्र रॉय ये एक भारत रत्न अवार्डी भी है, वेस्ट बंगाल के सेकंड नंबर के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और कांग्रेस के बहुत पॉपुलर लीडर रहे, क्योंकि खुद एक फिजिशियन। इसलिए इस दिन को हम लोग जो है डॉक्टर्स डे को मनाते हैं। आप सभी लोगों को ये पूरा एक दिवस जो है वो इस रूप में याद में रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दिवस थे इस पूरे हफ्ते के, सबसे ज्यादा जो न्यूज में रहे हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर कुछ इंडेक्स रिलीज किए गए हैं, आप पूरा स्क्रीन पे अच्छे से पढ़ो सारी चीजों को। जैसे कि एक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड लेवल पे जितने भी यहाँ पर ग्लोबली जैसे कंपटीशन होता है उसके इंडेक्स को रिलीज किया है कि भाई जो एक कंट्री है वो अपनी इकोनॉमी में कैसे कंपटीशन को लेकर के आ रही है, उसके ऊपर पूरा एक ये डिटेल में निकाला जाता है। ठीक है, कंट्री कैसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो ये पहला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, प्रीलिम्स पे पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये रिलीज करता कौन है। तो भाई ये रिलीज करती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IIMD। पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि ये रिलीज कौन करता है, और इसके हिसाब से टॉप करने वाली कौन है। इस बार टॉप किया है डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया की पोजीशन हमसे पूछता है अगर, तो इंडिया की इस बार की पोजीशन जो है वो 40th नंबर की रही है। उससे पहले हम 43rd नंबर पे थे, अभी हम कौन से नंबर पे आ गए हैं, 40th नंबर पे आ गए। तो इंडिया जो है यहाँ पर वो पब्लिकली चाहे काम करना हो बिजनेस के ऊपर, तो इंडिया काफी इंप्रूवमेंट इस चीज में कर रहा है, उसी के लिए पूछा। तो क्वेश्चन सीधा ये बनता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये यूपीएससी पहले पूछ चुकी है। तो ऑप्शन में आपको क्या दे देंगे, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपका आंसर क्या होगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही कहा जाता है। तो ये 2023 का दिमाग में रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है और इसमें इंडिया की इस बार क्या आई है। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के 2019 के पेपर में ये पूछा जा चुका है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस बार की ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है दिमाग में रखिएगा, टॉप किसने किया है ये भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, हो जाएगा याद सब लोगों को यहाँ तक। और इंडिया की इस बार की क्या पोजीशन रही है वो भी। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक भाई ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सब निकालती है। जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप हो गया, रिस्क रिपोर्ट हो गई, ट्रैवल और टूरिज्म के ऊपर रिपोर्ट हो गई, वो सारे रिपोर्ट को यहाँ पे निकालती है। तो आप लोगों से ये सब चीजों पर सवाल किए जाएंगे, कौन सी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, हो जाएगा भाई सभी लोगों को यहाँ तक कंप्लीट। चलो अगले पे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लाइमेट के ऊपर काफी सारे जो है वो चीजों के ऊपर बात चल रही है, तो अभी जो है एक क्लाइमेट क्लॉक जो है वो रिलीज की है यूके के, यूनाइटेड किंगडम के किंग जो है जिनका नाम है चार्ल्स III। उन्होंने एक काउंटडाउन क्लॉक है, ये मैं आपको पिक्चर दिखा दूं, कुछ इस प्रकार की वो क्लाइमेट क्लॉक रिलीज की गई है। अभी एक्यूरेट कितनी है इसके ऊपर काफी सारी बातें चल रही है, लेकिन हाँ अभी रिलीज की गई है तो मैं आपको बता दूं कि क्लॉक जो है वो चल रही है, काउंट डाउन चल रहा है। तो ये काउंट डाउन यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जो कि ये बताता है कि किस तरीके से हम लोग अर्थ के टेम्परेचर में 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करते जा रहे हैं। ये बताता है कि हम लोग CO2 का लेवल कितना क्रॉस कर चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे कितनी बढ़ती जा रही है। असल में ये क्लॉक जो है वो 2015 में शुरू की गई थी न्यूयॉर्क में, फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे और बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अभी काफी सारे साल पड़े हैं। ये क्लॉक जो है वो एक यूनिवर्सिटी है, कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी, जो कि उसकी है क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए क्लाइमेट क्लॉक का याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। एक टूल के रूप में किंग ने यहाँ पर क्लाइमेट क्लॉक को रिलीज करा है, जलवायु घड़ी इसको बोला जाता है। और बोला गया है कि भाई इसको या तो यूज कर लो, इस क्लॉक को, भाई कितना टाइम बचा है, 6 साल 24 घंटे 24 दिन
बचे हैं ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए। ऐसा किंग चार्ल्स का कहना है। ये आप पूरा रीड कर लो, यहाँ पर मैंने आपको समझा ही दिया है। वैसे अभी यहाँ पर एक इवेंट हुआ था, क्लाइमेट एक्शन इनोवेशन फोरम, जहां पर ब्रिटिश के जितने भी क्लाइमेट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं उन सब लोगों ने इकट्ठा करके इस पर डिस्कशन करी। यहाँ पर जो है काफी बड़ी ये क्लॉक है, 5 मीटर इसकी जो है वो हाइट बनाई गई है पूरी लंदन में। यहाँ पर इसको पूरा देखा जाएगा और अलग अलग जगह पे भी इसको लगाया गया है, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही जगह पर है। तो इस प्रकार से ये एक बोला गया है कि भाई या तो इसको स्टॉप करो या तो ये हमको ही स्टॉप कर देगी। ये कुछ कोट्स इस पे रखे गए थे। तो आप ये वाला जो कोट है ना जो मैंने बताया, ये एक्चुअली में यूके के प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन जो पहले थे उन्होंने ये कोट दिया था। इस क्लॉक को ईदर वी स्टॉप इट और इट स्टॉप्स अस। तो आप लोग ये कोड जो है अपने आने वाले यूपीपीसीएस मेंस के किसी भी एग्जामिनेशन में जब आप लिखोगे, आंसर राइटिंग करोगे, तो आप क्लाइमेट चेंज के टॉपिक में इस कोड को बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। ये COP26 में क्लाइमेट चेंज के समय इस कोड को इस्तेमाल किया गया था। तो आप सभी लोगों को मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग इसके ऊपर एक बार पढ़ ले, अगर आपको लगे तो आप इस पूरे को इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हुआ सभी लोगों को? हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पूरे एक टॉपिक को आप लोगों ने दिमाग में रखना है। यस, कंप्लीट कीजिएगा इस पूरे को। चलो भाई, थर्ड वाला टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग, वो है क्रिटिकल मिनरल्स। अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने ही एक, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है जिसे हम कहते हैं खनन मंत्रालय, उन्होंने एक यहाँ पर महत्वपूर्ण खनिजों का एक अलग से जो है लिस्ट रिलीज करी है, जो इंडिया के लिए 30 ऐसे मिनरल्स होंगे जो काफी ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स कहलाएंगे, जिसे हम कहते हैं महत्वपूर्ण खनिज, या फिर आप कह लीजिए बहुत ही दूर, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए खनिज, जो हमें हमारी, चाहे हम डिफेंस में कोई भी सामान इस्तेमाल कर रहे हो, एग्रीकल्चर में, एनर्जी में, फार्मास्यूटिकल में, टेलीकम्युनिकेशन में, जो हमें आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स का एक अलायंस तैयार किया जा रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया करके। तो उसके अंदर क्या किया जाएगा, एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी थी, उन्होंने ये चीज बताई है भाई। अगर एग्जाम में कोई भी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर आता है तो आप ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करोगे। क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच आर असेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी। और अगर उसकी अगर लैक होगा, उसकी कमी होगी, तो हमारे देश में जो एक सप्लाई चेन होती है उसमें व्यवधान, उसमें डिसरप्शन पैदा हो सकता है। तो कोई भी मिनरल अपने आप में महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब उसकी आपूर्ति में कमी होने लगती है और उस पर अर्थव्यवस्था पे बहुत प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। उसे हम कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, और ये बहुत ही नेचुरल तरीके से मिलते हैं। ये आपको ऑलरेडी नेचर में मिलेंगे। इनका एक कॉम्पोजिशन होता है, ये मेटल भी हो सकते हैं, ये नॉन मेटल भी हो सकते हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, कोल, जिप्सम। तो इस तरीके से ये लिस्ट है। इसमें लिस्ट में अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड में, तो यूएसए ने अपने बताए हैं 50 ऐसे मिनरल की जो हमारी इकोनॉमी में बहुत सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से जापान ने अपने यहाँ पर 31 मिनरल्स बताए हैं, यूके ने 18 बताए हैं, और जो कनाडा है उसने यहाँ पर 31 बताए हैं, और इंडिया ने अभी यहाँ पर एक्सपर्ट कमिटी ने 30 मिनरल्स की जानकारी को दी है, जिसमें क्या क्या आता है मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नाम लिख देती हूँ यहाँ पर। लिथियम, निकल, स्ट्रॉन्शियम, टंगस्टन, कैडमियम, वेनेडियम, जिरकोनियम, फॉस्फोरस, नायोबियम, मोलिबेडनम, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, एंटीमनी, ग्रेफाइट, गैलियम, सिलिकॉन, रिमेनियम, पोटाश, टिन, टाइटेनियम, ये सब कुछ है। ठीक है, तो हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूपीएससी कभी हमसे ये क्रिटिकल मिनरल्स के नामों के ऊपर ये पूछ ले कि कौन से ऐसे मिनरल है, क्या उनके नाम है। देयर इज अ हाई चांस, क्योंकि यूपीएससी को ऐसे क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद है, तो हम लोगों से इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं। सब लोग इस बात को समझे। तो आप सभी लोग इस चीज को जो है थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। नाम जो मैंने आपको बताए हैं, ये नाम आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ के जाने हैं। अब इसको जो रिलीज करा है वो यहाँ पर जो है
रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो कि यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी ने प्रिपेयर किया, और ये धीरे धीरे करके इसमें चेंजेस आते रहेंगे, आज नहीं आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, ये लिस्ट है पूरी, इसका कहाँ कहाँ पे, अब ये भी इन्होंने रिलीज करा है कि भाई ये सब हम कहाँ कहाँ पे कहाँ से इम्पोर्ट कराते हैं। जैसे लिथियम है, अब बताया गया लिथियम चिले, रशिया, चाइना, आयरलैंड और बेल्जियम से इंपोर्ट कराता है इंडिया। ऐसे करके पूरी लिस्ट भी निकाले। इसकी मिनरल्स की डिमांड ज्यादा है, क्यों? क्योंकि आज के समय में हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, हमें उसमें इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स है ये पूरा, एक याद रखिएगा, क्रिटिकल मिनरल्स ये सारे जो है वो क्रिटिकल के रूप में काउंट हो चुके हैं। लिस्ट आ चुकी है, लिस्ट पूछी जा सकती है, किसने प्रिपेयर किया ये पूछा जा सकता है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट स्टेजेस रहती है ये पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ से इनको मंगाया जाता है ये पूछा जा सकता है, और सबसे ज्यादा मैं बता दूं, सबसे बड़ा रोल इसके अंदर चाइना का होता है। सबसे बड़ा रोल इसमें आज भी चाइना का है। चाइना में ये जितने भी हमारे मिनरल्स बताए ना, 30 में से 16 तो सबसे ज्यादा हमारे आते हैं चाइना से। ठीक है, तो मोनोपोली इसमें चाइना की रहती है, सप्लाई चेन चाइना पे डिपेंड बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है भाई, चलिए भाई अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अब एक और यहाँ पर एक डब्ल्यूएचओ ने एक तरीके से कह लो खुलासा करा है या क्या बताया है, कि एस्पार्टेम जो है एक तरीके का लो कैलोरी का एक स्वीटनर है, जो हमें हमारे जितने भी आइटम्स होते हैं उसमें डाल के हमें स्वीट टेस्ट देता है। ये डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि ये एक कार्किनोजेन कंपाउंड हो सकता है, जिससे हमारे कैंसर रिलीज होता है, पॉसिबल कार्किनोजेन है। और ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डिस्कवर किया था 1965 में एक अमेरिका के केमिस्ट जेम्स कैचलर। वर्ल्ड का सबसे कॉमन यूज किया जाने वाला है, और जो हम अपनी ऑलरेडी शुगर हम लेते हैं सुक्रोज, उससे ज्यादा इसमें 200 गुना ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर होता है। जो कि अब हमसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि केमिकली इसकी फॉर्मेशन कैसी है। इसमें मिथाइल एस्टर डाइपेप्टाइड होता है, जिसमें एल एस्पार्टिक एसिड और एल फिनाइल एलामाइन जो है वो इंक्लूड होता है। और इसकी परमिशन जो है यूज करने की वो यूएसए में दी गई थी 1981 में, और उसके बाद 1983 में इसको कार्बोनेटेड बीवरेज जैसे कि डाइट कोक्स हो गई, हमारी जितने भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है उन सब में इसको इस्तेमाल करने की परमिशन मिली थी। ये दो अमाउंट से बना है, दो नेचुरल अमीनो एसिड से बना है, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल, प्रोटीन रिच फूड्स। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। हमारे जितने भी च्युइंगम्स होते हैं जिनको हम शुगर फ्री कहते हैं, जितनी भी हमारी फ्रूट जूस होती हैं, डाइट सोडा है, कोक है, कुछ भी है, ये सब कुछ में ये यूज किया जाता है। इसीलिए हमको हमारे घर वाले, हमारे बड़े, हमारे सोशल मीडिया वगैरह हर जगह पे सब जगह यही बोला जाता है कि इसको कम से कम हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब चीजों को कम से कम यूज करना चाहिए, बिकॉज ये हमें कैंसर का आगे चल के कारण बन सकती है। बहुत ब्रांड्स इसको यूज करते हैं, इंडिया में बहुत कॉमनली इसको यूज किया जाता है, नॉट ओनली इंडिया, इन द वर्ल्ड वाइड इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये पूरा एक केमिकली एडिक्टिव एक कंपाउंड है, जो कि एक कारण हो सकता है जिससे हमें कैंसर होता है। ठीक है भाई, समझे बात को? तो ये आर्टिकल आपको क्लियर हो रहा है? तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जरा हमें ये जो डाइट कोला और ये सारी चीजें हैं इनको कम से कम यूज करना चाहिए, कम से कम इनको पीना चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने इसके ऊपर जो है पूरी एक डिटेल्ड इसके ऊपर तैयार करा है, इसके पॉसिबल जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हम लोगों को पूरे बताए हैं। काफी सारे, हमेशा से ये न्यूज में रहता है एस्पार्टेम, तो अब हमसे ज्यादा न्यूज में पूछ रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं। ये हमारे प्रीलिम्स में बन सकता है, इसको डिस्कवर किसने किया था ये हमसे बन सकता है, किस किस में इस्तेमाल किया जाता है ये बन सकता है, और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसकी सेफ्टी के सर्टिफिकेशंस कैसे आए हैं। ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं वो हम लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। एस्पार्टेम के ऊपर ऐसा आ सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एस्पार्टेम। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है जो कि बिटर भी है और स्वीट भी है, स्वीट टेस्ट में है बट एक्चुअली में बिटर। सो कड़वी मीठी जो स्टोरी है इसकी वो आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसका डेंजरस जो अमाउंट कहा जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं, वो है एक दिवस जिसका नाम है हुल दिवस। हुल दिवस का मतलब होता है ये झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। झारखंड में 30 जून, झारखंड वाले स्थापना दिवस नहीं, झारखंड का स्थापना दिवस तो 15 नवंबर को होता है, क्योंकि 15 नवंबर को जो ट्राइबल फाइटर लीडर हैं जिनका नाम है बिरसा मुंडा, उनका जन्म दिवस आता है। लेकिन झारखंड अलग से एक हुल दिवस मनाता है। क्यों? क्योंकि दो लीडर्स की याद में, सिद्धू और कान्हू, ये सिद्धू और कान्हू जो है इनके नाम के आगे मुर्मू लगता है, ये आपको याद हो जाएगा मुर्मू, क्योंकि अभी हमारे मुर्मू से 2 पर्सन ऐसे हैं जो हमारी बड़ी पोस्ट पे हैं।
आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि दो बड़ी पोस्ट पर भारत के इस समय कौन से मुर्मू कास्ट के लोग हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ मुर्मू नाम आया तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार याद रिवाइज करा दूं। तो हुआ क्या, इस दिन दो लीडर्स थे जो संथाल रेबिलियन को फाइट कर रहे थे, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट जो कि आज के समय के झारखंड। संथाल रेबिलियन को आप कई कई जगह पे एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ोगे, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, तो हुल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे चार भाई सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट पूरा रिबेल लड़ा था। संथाल लोगों जो है वो बिरहम और मानभम रीजन से निकल करके दामिनी कोही वाले रीजन में आए थे, और वहां पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी छीनना, गलत तरीके से मेजरमेंट करना, बहुत सारी ऐसी चीजें करी थी। तो हुल पीपल ने, हुल के लोगों ने एक पॉलिटिकल वॉर लड़ा था, गोरिल्ला आर्मी का फॉर्मेशन किया था और हर तरीके से लोगों को यहाँ पर जोड़ा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें एक ही आदिवासी या ट्राइबल पीपल थे, उसमें नॉन आदिवासी हिंदू कास्ट के लोग भी जुड़े हुए थे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल का नाम जो है कई बार पूछा जाता है, जो कि नाम है फूलो झानो। फूलो झानो एक ऐसी फीमेल थी जो कि हुल रेबिलियन या फिर आप कह लीजिए संथाल रेबिलियन में पार्टिसिपेट की थी, जिन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी को डिफीट किया था 2 बार। तो इस तरीके से ये पूरा एक हुल दिवस मनाया जाता है। 30 लोगों की याद में इसको एक मनाया जाता है, जिसमें उन्होंने सैक्रिफाइस की थी अपनी जान। क्लियर हुआ? संथाल, हुल का मतलब ही क्या होता है? झारखंड वाली लैंग्वेज में हुल का मतलब ही क्रांति, रेवोल्यूशन होता है। कई बार इसको बोला जाता है 1855 में शुरू हो गया था, 1857 की क्रांति से पहले शुरुआत हो गई थी, इसलिए से कई बार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, जिसको लड़ने वाले सबसे आगे दो लोग थे, सिद्धू और कान्हू, साथ में इनके दो भाई थे। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? तो एक ये संथाल रेबिलियन, इस बार आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हो, संथाल रेबिलियन के बारे में हर एक स्टूडेंट को मेरे पढ़ के जाना है, क्योंकि संथाल रेबिलियन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। वो है ऐसे ही एक और ट्राइबल लीडर की कहानी, क्योंकि अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है वो इन लीडर को ट्रिब्यूट देने के लिए जो है वो सेलिब्रेशंस हैदराबाद में किए गए हैं, और लीडर का नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। सीताराम राजू, आप सभी लोग मुझे ऐसा लगता है इनके बारे में जरूर जानते होंगे। अल्लूरी सीताराम राजू जो है ये रेम्पा रेबिलियन के लिए जाने जाते हैं। जैसे अभी आपने हुल पढ़ा, संथाल पढ़ा, ऐसे ही एक और रेबिलियन आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के एरिया में हुआ था, नाम है रंपा रेबिलियन। ठीक है, देखो आदिवासी जो लोग हैं ना वो एक स्वतंत्रता प्रिय लोग हैं। उन्हें किसी बंधन में आप नहीं बांध सकते, इसलिए जितनी भी लड़ाइयां शुरू हुई हैं वो पहले जंगल से शुरू हुई है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जंगल के टीलों से ही स्वाधीनता की योजना का प्रारंभ हुआ था, जो कि प्रकृति के पुत्र है, उन्हीं से ये चीज जो है वो अलग जो है वो जगह थी। आप उनको कभी बांध के नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से ये पूरी एक अल्लूरी सीताराम राजू ने फाइट किया था, जो कि 1892 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को पास किया था, जिसमें जो पीपल रह रहे थे इस रीजन के आसपास उनका आना जाना बंद कर रखा था, और साथ ही साथ जो उनकी एक बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसका नाम है पोडू, उस पोडू को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से ये पूरा एक रिबेलियन यहाँ पे फाइट किया जाता है, जिसके लीडर कौन बन जाते हैं? अल्लूरी सीताराम राजू। इनको एक टाइटल दिया गया था, इनके टाइटल का जो नाम है वो है मन्यम वीरुडू, मतलब कि हीरो ऑफ द जंगल। अब अल्लूरी सीताराम जो है ये तेलुगु फैमिली से बिलोंग करते थे। अब आपने ये सोचा कि अल्लूरी, राजू, सीताराम, ये सब नाम कैसे पड़ा इनका? देखो असल में जो इनका नाम है ना वो अल्लूरी सीता, सॉरी अल्लूरी राम राजू था। इनके नाम के आगे जो ये सीता लगा है वो कैसे लगा? ये जो है एक फीमेल थी, एक गर्ल थी, जिनसे ये बहुत प्यार करते थे, उनका नाम था सीता। वहां से और उस जो लड़की थी उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगा दिया? उनका नाम सीता, अल्लूरी सीताराम राजू। जो कि फिर आगे चल के ये 18 की उम्र में ही जो है पूरे कॉलोनियल इंडिया में इन्होंने जो है वो पूरा बात करनी शुरू करी। पुलिस स्टेशन पे जो है वो काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी, और काफी सारे रीजन में जो है वो रेड करी और अपने रेम्पा रेबिलियन को सक्सेस बनाया।
और जब 1882 का एक्ट पास हुआ तब यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम इनको होनी शुरू हो गई, इनकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में दिक्कत आनी शुरू हुई। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, जो गांधी जी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उससे कुछ चीजों को यहाँ पे लेते हुए इन्होंने एक अपनी आर्मी बनानी शुरू करी। और फिर यहाँ पर 1992 से 1924 तक इन्होंने पूरा रंपा रेबिलियन उस रीजन में फाइट करा, लोगों को यहाँ पर जो है एक साथ में बताने की पूरी एक 2 साल तक बहुत लंबी इन्होंने पूरा किया। और फिर इनकी जो है आगे चल के डेथ हो जाती। इनके जो है अल्लूरी सीताराम राजू के पोर्ट्रेट्स और वो सारी चीजें आज भी हैदराबाद में प्रेजेंट। स्टोरी क्लियर हुई सभी लोगों को यहाँ तक? ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल जो है आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए, क्योंकि रंपा रेबिलियन, संथाल रेबिलियन, ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी का फेवरेट है। वो ये सब सवाल बहुत बार पूछ चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कई बार यूपीएससी या फिर जितने भी इस तरीके के एग्जाम्स होते हैं वन डे के, वो कई बार ऐसे छोटे छोटे से जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनका फेवरेट होता है ऐसे पूछना। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के रिबिलियंस हैं उनका पूरा डिटेल्ड वाइज पढ़ के जाए, एक एक चीज के बारे में, सिर्फ सिंपल सा पढ़ के ना जाए, पूरा डिटेल के बारे में पढ़ के जाए, हर एक टॉपिक के बारे में, क्योंकि वो सारी चीजें हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना? अगला आती है हमारा आर्टिकल जिसमें एक ऐप लॉन्च की गई है और उस ऐप का नाम है ई सरस ऐप। सरस ऐप यहाँ पे क्या चीज है ये आप लोगों को समझना है। ये एक आप कह लीजिए कि सरस मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत बनाई गई है, और जिसके अंदर जितने भी विमेन है यहाँ पर जो कि एसएचजी से, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर अपनी सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हो लोकल लेवल पर, उसको एसएचजी जो दीदी यहाँ पर बनाएंगी, उनके पूरी मार्केटाइज यहाँ पे की जा सकती है, और वो सारा का सारा आपको, आप इस ऐप के तहत पूरा एक मतलब एक वहां से सेल कर सकते हो, लोग भी वहां पे कस्टमर्स भी खरीद सकते हो, और आपके घर तक वो सारी चीजों को पहुंचाया जाए। तो ये एक पूरा, जैसे अमेजोन वगैरह इस तरीके की चीजें हम चली रही है, उसी प्रकार से ये ऐप लॉन्च की गई है, जिसमें मार्केटिंग और ई कॉमर्स इकट्ठा करके विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे। बेसिक बात क्या है, वुमेन को यहाँ पर जो है वो प्रमोट किया जाए, जिसमें आप यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह रहेगा ये, जिसमें आप सारी चीजों के बारे में, आर्टिस्ट के जितनी भी चीजें आप अब घर के सामान सजाने के लिए हो गया, या जो भी आइटम्स होती हैं, सारी सारी आइटम्स को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, जैसे कि हम करते हैं ना ये सारी चीजें प्रमोट। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये सब कुछ मैंने कहाँ से कलेक्ट करी है? पीआईबी से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। आप लोग भी कुछ भी पढ़ते हैं, आप सभी लोग यहाँ पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप पीआईबी से पढ़ो, क्योंकि पीआईबी से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है। समझ रहे हैं सभी लोग? तो ये एक ई सरस ऐप है जो कि अभी दिल्ली के जनकपुरी में ऑफिस में था, वहां पे इसका इनॉग्रेट किया गया है। और ये ऐप अपने आप में विमेन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे, तो बहुत अच्छी ऐप है और बहुत आगे प्रमोशन होगा इसका। ठीक है भाई, तो ये थे आज के हमारे सारे आर्टिकल्स। आप लोगों को आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे, सारी चीजें, डेज भी, इंडेक्स में जितनी रैंकिंग आई है, क्लाइमेट क्लॉक का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्रिटिकल मिनरल्स कौन से हैं, इनका क्या यूज है, कौन यहाँ पे रिलीज करता है, उसके अलावा एस्पार्टेन का क्या यूज है, हुल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का पूरा रिबिलियन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ऐसे ही अल्लूरी सीताराम राजू का रामपा रिबिलियन, इसके बारे में डिटेल में पढ़ के जाना है। ई सरस ऐप का ऑब्जेक्टिव क्या है, किसने इसको बनाया है और ये क्या काम करेगी। कि सरस ऐप से आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या काम करेगी, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा इसका काम। तो इस काम को पढ़ने के लिए आपको पूरी ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन भी बेहद जरूरी है। तो इसको आप सभी लोग कंप्लीट करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर जितना जितना मैंने बताया है। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और डेली, वीकली, मंथली सारे करंट अफेयर्स को कवर कीजिए, ताकि आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ताकि आप सभी लोग एक एक जो भी हमारे करंट अफेयर है वो सबका आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सको। इसलिए मेरी सजेशन है कि आप सारे सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई मनी नहीं पे करना, आपको सिर्फ पढ़ना। उतना सभी लोग करते हैं और कर ही रहे हैं, तो ये जो है आपको सारा कुछ देखना। ठीक है भाई,
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर।